नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर खास राजस्थान में। जैसा कि उपेंद्र यादव बेरोजगारों के अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि मैं 5 तारीख को धरना दूंगा, तो उस आह्वान पर युवा एक बार फिर उमड़ चुका है। तीनों भर्तियों को लेकर क्या कुछ अपडेट रहा, और मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत ने कल ही इनको वार्ता के लिए बुलाया, एक बार इनसे बात भी हुई है। सकारात्मक परिणाम दिखने लग गए हैं। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवाओं की आवाज़ और पुरजोर तरीके से उठने वाली है। अभी कुछ समय बाद में वापस उनका प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए जाएगा सीएमओ में। लाइव जानते हैं उनसे, खुद से, उपेंद्र यादव से। उपेंद्र जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ अभी तक? देखिए, युवाओं की ताकत थी जी। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना पड़ा। और जो प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है, जो रीट में लीक पेपर मामला सामने आया, निमराना, गंगापुर सिटी, जयपुर, बत्तीलाल, सारी चीज़ें उनके सामने रखी है। जो एसआई भर्ती का जो बीकानेर से पाली आया, 12 लोग पकड़े गए, वीडियो ओमार सीटे, वो बात भी रखी है। जैन के जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो बात रखी है। जैन भर्ती का भी जो डिग्री का जो मामला है वो भी रखी है। इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया वो मुकदमा अनैतिक था, गलत था। जो बेटियों को वंचित किया गया वो बात रखी है, और भविष्य की भर्तियों के लिए सख्त कानून बने वो बात रखी है। जो कर्मचारियों को निलंबन किया है उनको बर्खास्त किया जाए, और जो परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही है उनको मान्यता रद्द कीजिए, सारी बातें रखी है। और आज फिर 12:30 बजे बात होगी। लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उनकी औकात नहीं है। मैं खुला कह रहा हूँ, हमारी औकात थी, हमारी युवाओं की औकात थी, दम था। सरकार को और सीएम को बुलाना पड़ा, लेकिन जिनकी दुकान बंद हो गई वो आज आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव सीएम से कैसे मिल लिया। अरे क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले क्या? मिलना तो इन्हीं मुखिया से है। गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ, बेहतर लोग शहीद हुए, तो वार्ता के लिए, वार्ता से ही उनकी समस्या का हल हुआ। उन्होंने आरक्षण लिया, और वार्ता से ही सारी समस्या का हल होगा। मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं बात रख के आया, और आज फिर वार्ता के लिए बुलाया। भैया, बिना वार्ता किसी समस्या का हल नहीं होगा। मुझे उस माँ को जो मैंने वादा किया था, पवन शर्मा जो बाबरू पाउटा के रहे, वो माँ रो रो के बिलख रही थी, बेटा मेरा बच्चा बेहोश है, मेरा बच्चा अवसाद में, उसका मुकदमा उठा दीजिए, वो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, वो बेटियाँ जो रो रो के बेहोश हो गई, उनको न्याय मिले। सख्त आने वाली भर्तियों में सख्त कानून बने, इसकी निष्पक्ष जांच हो। एसआई भर्तियों और रीट और जैन भर्तियों के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, और जो बत्तीलाल पकड़ा जाए उसके पीछे किसका हाथ है, कौन नेता है, उनकी जांच हो, निष्पक्ष हो, और भविष्य में बेरोजगार का भविष्य सुरक्षित हो। इसके लिए मांग उठाई है और इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब दर्द उनको ये हो रहा है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमसे मंत्री तक नहीं मिलता, इसे सीएम कैसे मिल लिया? क्योंकि ये 9 साल की तपस्या है, युवाओं की ताकत है, समीकरण बनाना और बिगाड़ना भी जानते हैं। और आज फिर वार्ता होगी, क्योंकि मेरे युवाओं के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर आईटी टीम लगाकर उपेंद्र यादव को गाली गलौज कराने से आपकी नेतागिरी और आपकी हाइट नहीं बढ़ेगा। आपको धरातल पे आना होगा। जब प्रदेश के बेरोजगार जब संकट में आया, जब लाठीचार्ज हुआ है, जब वो जेल गए हैं, जब भर्ती अटकी है, जब परीक्षा नहीं हुई है, नई भर्तियां नहीं आई है, तो ये नेता लोग बिल में जाके छुप गए। आज हम मांग कर रहे कि 19,000 शिक्षा विभाग फर्स्ट कर, सेकंड कर, पीटीआई की भर्ती की जल्द घोषणा हो, और वो भी जल्द होगी। हम मांग कर रहे कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति जारी हो। हम मांग कर रहे हैं कि चिकित्सा विभाग की भर्तियां पूरी हो और नई भर्तियां निकाली जाए। तमाम भर्तियों के लिए मांग कर रहे हैं, लंबित भर्तियों के लिए मांग कर रहे हैं, रीट 2018-16 के लिए मांग कर रहे हैं। आज तक एक देश में एक बड़ा एक इतिहास हमने रचा है। उत्तर प्रदेश तक जाकर हमने लड़ाई लड़ी है, लटकाया और वो घोषणा करवाई है। चाहे रीट के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी लेकर ज्वाइनिंग दिलाने का काम किया है, क्योंकि वो हम लोग थे। लेकिन ये लोग केवल राजनीति कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन युवाओं के जो दिल में जो जगह है उपेंद्र यादव की, उसको आप दूर नहीं कर पाओगे। अकेला मैं लड़ूंगा, मुझे राजनेताओं की आवश्यकता नहीं है। मेरी युवाओं को न्याय मिले उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा और बेरोजगारों को न्याय जरूर दिलाऊंगा। आपको क्या लगता है बत्तीलाल की जो बत्ती की जो लाइट है वो किससे जा रही है? भैया, सबसे पहले तो जिन की तस्वीर है उनसे पूछिए, बत्तीलाल का क्या सियासी कनेक्शन है, घर तक क्या कनेक्शन है, पता करिए बत्तीलाल। अरे बत्तीलाल पकड़ा गया तो कई नेताओं की बत्ती गुल हो जाएगी। आज उसने सिस्टम की बत्ती गुल की है, और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बत्ती गुल करने के लिए मैं पीछे पड़ा रहूंगा। मुझे पता है, मुझे को धमकी दी जा रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुली धमकी मिल रही है, दे दीजिए धमकी। अरे किसी के बाप से तो डरता हूँ, मार दीजिए। एक उपेंद्र यादव को मारोगे तो राजस्थान में लाखों बेरोजगार उपेंद्र यादव है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये इरादे मजबूत है, इरादे मजबूत है, सच के लिए लड़ते हैं। और जो लोग चैलेंज देते हैं ना कि सरकार से मिला हुआ है, सरकार से पैसे ले लिए, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तुम में औकात है
इतने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज कह रहा हूँ क्योंकि वो गलत व्यक्ति है, वो छछूंदर है और वो उन आकाओं के चेले हैं। तुम में दम है तो साबित करिए, हिंदुस्तान और देश छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग इसलिए भौंकला गए हो कि आपके आकाओं की दुकान बंद हो गई है, कि युवा उपेंद्र यादव को पूरे देश में, उपेंद्र यादव युवा को इतनी आवाज़ क्यों उठाई, उपेंद्र यादव के साथ इतनी युवा क्यों है, उपेंद्र यादव के साथ सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर क्यों है, क्योंकि उपेंद्र यादव हर बेरोजगार के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए युवा मेरे साथ है। लेकिन वो भौंकला गए हैं कि वो चाहते हैं कि आज के आंदोलन को विफल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये उपेंद्र यादव अलग अलग रणनीति से मेरे बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगा। कुछ लोगों का कल कहना था जब आपका अशोक गहलोत जी से मिलना हुआ कि ये आंदोलन होगा ही नहीं, स्थगित कर लेगा, लेकिन आंदोलन तो हुआ। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यह है कि उनकी दुकान तो पहले बंद हो गई। कई लोग आते हैं, दम हो तो वो करके बता, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, इतने बेरोजगार इतने चाहिए तो हम आपड़ाव डाल के आंदोलन करके बताइए दम हो तो। भैया मैंने तो कोरोना में भी डाल के बताया था और आज फिर चैलेंज दे रहा हूँ, आप भी तैसी हो तो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे बदनाम कर सकते, गाली गलौज कर सकते। अरे भैया मैं तो कुछ ना कुछ लेके आऊँगा मेरे बेरोजगारों के लिए, आज तक करवाया, आगे भी करवाऊँगा, लेकिन उनको पता है कि 3 दिन ड्रामा करके हम चले जाएंगे। जनता 3 दिन ड्रामे से नहीं जुड़ती है, या 9 साल संघर्ष के, इसलिए जनता साथ है। जनता को न्याय चाहिए, जनता को परिणाम चाहिए, जनता को दिखावा नहीं चाहिए। जनता और युवा समझ चुके हैं। आज युवा नहीं मेरे साथ, उनके माँ बाप परिवार भी है। और आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो जो लोग केवल राजनीति दिखावे के लिए ढकोसले हैं, वो राजनीति दिखावा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ तो बेरोजगारों के लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। कल जो मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हुई, क्या लगा, कितना सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देता है? देखो मुख्यमंत्री जी तक सारी बातें मैं रख के आया हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं एसओजी के तमाम अधिकारियों से और सब अधिकारियों से तमाम जो मैंने सबूत भी सौंपे उन पे वो चर्चा कर रहे हैं, और बोले कि जल्दी छात्रवृत्ति में फैसला लेंगे। मेरा उद्देश्य वहाँ तक बात पहुँचाना था, आज का उद्देश्य उसका परिणाम निकले। सारी चीज़ मैंने बता दी, और क्योंकि आज हम आते हैं फिर हम उनको देते हैं, वो फैसले में समय लेते, कम से कम एक दिन पहले उनको बता दिया। अब 12:30 बजे हमारी फिर शायद मैसेज आया मेरे पास कि मंत्रियों से हमारी मुलाकात करवा रहे, तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या संदेश लेके आते, क्या वार्ता होती है, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और हम न्याय के लिए आए हैं। कल मुख्यमंत्री से बात करने के बाद में दबाव नहीं बना कि आंदोलन नहीं हुआ आज की तारीख में? देखो दबाव में तो किसी के मानता ही नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ ना बीजेपी का गुलाम। मैं मेरे बेरोजगारों के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, और ना किसी पार्टी का गुलाम हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे लिए मेरी पार्टी, मेरे लिए सब कुछ, मेरे युवा हैं, युवाओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। गांधीवादी सरकारें जिस तरीके से पुलिस ने आपको उस दिन घर से गिरफ्तार किया, उस पर कोई मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई? देखो लोगों ने ये कहा कि उपेंद्र यादव खुद गिरफ्तार हो गया, पहला सवाल। लोगों ने ये कहा कि उपेंद्र यादव यहाँ धरने पे क्यों नहीं आया, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप मेरे हितैषी थे तो आप घर पर क्यों नहीं आए? मैं 3-4 घंटे, यानी सुबह से रात को ही पुलिस आ गई थी, वैसे तो 1 बजे तक मुझे नज़र बंद कर रखे, सबको पता था वो नेता मेरे हितैषी होते, तो वहाँ मेरे घर के बाहर चले जाते कि उपेंद्र यादव को छोड़ो, वो क्यों नहीं आए? जब जेल गया तो थाने के बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ युवाओं को क्यों परमित किया? युवाओं को क्यों नहीं कहा कि चलो आप उपेंद्र यादव को छुड़ा के लाते हैं? यहाँ रोटी सेकने के लिए कैसे आ गए? आंदोलन पर कब्जा करने के लिए कैसे आ गए? इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबका, यानी कि जो भजन मंडली कई ऐसे लोग हैं, सारे एक हो गए, सारे एक हो गए कि इस उपेंद्र यादव को ख़त्म कैसे किया जाए। भैया जब तक युवा मेरे साथ हैं कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं मुझे ख़त्म कर दे। आपको जेल में जाने के बाद में जब थाने में बैठा दिया गया, तो ऐसा सुनने में आया था और हकीकत भी दिखाई दी थी कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है बीजेपी के द्वारा विशेषकर। देखो मैं बीजेपी को कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, वो अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है, और किरोड़ लाल जी ने भी अपना धर्म निभाया है, मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा, सम्मान्य परम आदरणीय है। लेकिन कई भजन मंडली और थी जिनके सामान नहीं है, वो आज वो यही देखते हैं कि भैया कोई धरना है, फोटो खींचे, वीडियो डाले, देखो हमने धरना प्रदर्शन किया। वो चौकीदार है, वो गेट पे खड़ा कर दिया, बाबा ने खड़ा कर दिया, बोले आपको ध्यान रखना, और वो कह रहे कि आंदोलन हमारा लंबे लंबे लाइव ठोकरे थे। वो भजन मंडली भजन गाने का काम था और कुछ नहीं करने का काम था, उसमें दम नहीं है। दम तो या सीना ठोक के लड़ते, संख्या हो या ना हो, 50 लोग थे तभी उत्तर प्रदेश गए, लट खा के वो काम करा के, और जो सीना ठोक के दम है अपने अंदर, और दम से लड़ते हैं, और दम है तो मुख्यमंत्री जी हमसे बुला रहे हैं वार्ता करें, उनमें दम है तो वो मिल लीजिए, वो कर लीजिए वार्ता, वो काम करवा दीजिए। लेकिन वो लोग केवल भजन मंडली, भजन गा सकते हैं, गाली दे सकते हैं और झूठी वाई की लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाबा किरोड़ी ने भी आप पर आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे? देखो बाबा ने जो भजन मंडली थी उनके साथ, उन्होंने बाबा को भ्रमित किया, बाबा ने आवेश में उनकी बातों में आकर बयान दे दिया। लेकिन शाम तक बाबा का एक और बयान आ गया था कि उपेंद्र यादव मेरा अपना है, बच्चा है और बुला लेंगे।
तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा विवाद वहीं ख़त्म हो चुका। बाबा के खिलाफ मैं एक शब्द पहले भी नहीं बोलता, लेकिन जो बाबा का बयान आया उसके बाद, क्योंकि मेरी सच्चाई, मेरी 9 साल के संघर्ष पे अंगुली उठी थी, तो मुझे सच्चाई सामने लाना था। सच्चाई मैंने बाबा को बताई और जहाँ तक वो मामला समाप्त हो चुका है। ये तो कुछ लोग बीच के जो भजन मंडली है, जो उनकी मेरे सामने चलती नहीं है, क्योंकि मैं उनको आने नहीं देता, क्योंकि मेरे यहाँ झूठे लोगों की स्थान ही नहीं है। तो वो लोग ये देखे कि बाबा के सारे वो राजनीति चमकाना चाह रहे थे अपनी खुद की, तो उनकी दुकान ऐसे बंद होगी जो दोबारा ओपन होगी नहीं। मैंने ताला लगा दिया अच्छी तरह, और न वो ओपन होगी। तो इसलिए वो बाबा को भ्रमित करे थे। बाबा अच्छा इंसान है, बाबा गलत इंसान नहीं है। बाबा को तो झूठे उन्होंने आंकड़े बताए, भ्रमित किया, तो बाबा ने आवेश में बोल दिया। शाम तक बाबा ने ये कह दिया कि उपेन मेरा बच्चा है। तो हमारा विवाद वहीं समाप्त हो गया। बाबा की इज्जत आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो सबसे बड़ा सवाल एक ये और है कि जब पेपर काफ़ी जगह लीक हुआ, क्योंकि जब अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी, कई पुलिस कर्मचारी भी निलंबित कर दिए गए हैं, तो पेपर तो आउट हुआ है, कुछ न कुछ तो बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं लगता कि कुछ न कुछ हुआ है? तभी तो यहाँ मैदान पे कुछ हुआ, तभी तो यहाँ रुके नहीं, यहाँ क्यों आते? इसलिए तो है कि वो निलंबित किया, उनको बर्खास्त करो। इतनी बड़ी मेरिट जारी, सबसे बड़ा सुनो, मुद्दा है रीट का। उनको बर्खास्त करो और जांच करो कि बत्ती लाल ने कहाँ कहाँ अपनी बत्ती को पुचाया है। बत्ती लाल की कहाँ कहाँ पकड़ है, और बत्ती लाल पकड़ा गया तो बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आ जाएंगे। किस किस को पेपर दिया, तभी तो तय होगा कि पेपर कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुआ। तो बत्ती लाल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बत्ती लाल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो केंद्र स्कूलों के नाम है उनको मान्यता रद्द करो, निलंबित की बजाय इनको बर्खास्त करो, और सख्त कानून की आवश्यकता है कि आने वाली भर्तियों पे खतरा मंडरा रहा है, तो सख्त कानून जल्द से जल्द बने, उन बेटियों को भी न्याय मिले और मुकदमे दर्ज किए गए। मेरे साथ नेकीराम का है, आप देख लीजिए, सब यूट्यूब चैनल वाली कापी है। नेकीराम है, कहाँ के रहने वाले नेकीराम जी? खंडेला सीकर। ये खंडेला सीकर का नेकीराम रहने वाला है। भाई देख लीजिए, कोई आतंकवादी दिख रहा है क्या, या कोई लुटेरा दिख रहा है क्या? इस व्यक्ति के राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया? कि इसने वहाँ जो मांडल कमला देवी जो निमराना में जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पेपर लेट पूछा, इसने विरोध किया। इसने विरोध किया, पेपर लेट क्यों आया? इसने विरोध किया, यहाँ 10वीं बारहवीं की किताबें क्यों है, नकल क्यों करवाई जा रही है? यहाँ आपके जो बराबर में कई जगह तो पेपर पूछ गया और इनके पास 1 घंटे से पेपर नहीं पूछा। विरोध किया तो उठा के जेल में डाल दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। ये 6 लोगों में एक व्यक्ति है। सच्चाई आप जान लीजिए। सच्चाई की आवाज़ उठाने का क्या परिणाम मिला आपको? 2 मुकदमे दायर हो गए सच्चाई की आवाज़ उठाने से। क्या नाम है आपका? नेकीराम नाम है। कहाँ सेंटर था नेकीराम जी? आप मांडन निमराना में था मेरा। नाम नेकी और काम भी करते हो नेकी के, और सरकार मुकदमे लगा रही है। अब ये तो परमात्मा का आशीर्वाद। कितना घंटा पेपर लेट हुआ? क्या एक घंटा लेट हो 1 घंटा लेट हुआ। हमारे सेंटर पर 2 कैंपस थे, उसमें एक कैंपस में पेपर वितरित कर दिए गए, एक में पेपर वितरित नहीं गए। पहले तो हमने ये पूछा कि घड़ी लगाओ, वहाँ घड़ी नहीं लगाई स्कूल प्रशासन ने। फिर घड़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो लड़कों ने बोला कि पेपर लाओ पेपर लाओ। फिर ज़्यादा लड़के बाहर आ गए। बाहर एक लड़का बेहोश हो गया तो चैनल गेट से उसको बाहर निकाला तो सारी भीड़ बाहर आ गई। पास वाले कमरे में 6 से लेकर 12 तक किताबें मिल गई। कॉलेज था यहाँ 12वीं से ऊपर होती है उस मुद्दा है ये। कॉलेज में 10वीं से हाँ स्कूल की बुक्स कैसे मिली? तो हमने ऐसा किया कि ये स्कूल की बुक्स कहाँ गई? यहाँ परीक्षा लग रही है, एग्जाम लग रही है, रीट की राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम लग रही है, और उसमें स्कूल की किताबों का क्या काम है? तो वहाँ की स्कूल प्रशासन की एक चीज़ और याद दिलाना चाह रहा था। जो तमाम लोग दावे कर रहे थे कि हम युवा बेरोजगारों के साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नेकीराम जैसे 6 लोगों को कैसे भूल गए? क्या ये बेरोजगार नहीं है? क्या इनके सपने नहीं है? क्या इनके माता पिता नहीं है? आज इनकी आत्मा रो रही है, 2 मुकदमे झेले हैं। इनको कैसे भूल गए जो बेरोजगारी तैसी बन रहे थे? मैं पहले दिन से इनकी आवाज़ उठा रहा था, इनको न्याय मिले। पवन शर्मा जो बाबरू पावटा का निवासी, उसकी माँ रोने लगी। मैंने कहा माँ मत रोइए, आप, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो, मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं वचन देता हूँ, मैंने वचन दिया था। और उनको न्याय दिलाना मेरा फर्ज है, और उनको न्याय नहीं मिलता तो मेरा डूब कर मर जाना उचित होगा। मैं आत्महत्या कर लूँगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो उनको न्याय दिलाऊंगा। आपके सामने यह है ना, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या हो सकता है यार? मैंने एक माँ के आंसू देखे हैं। लोग राजनीति करेंगे लेकिन मैं माँ के आंसू को नहीं देखूंगा, उनको न्याय दिला के रहूँगा, उनके मुकदमे हटा के रहूँगा। वो लड़का पवन शर्मा अवसाद में है, उनके माँ बाप रोने लगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, 2 बच्चियाँ, इनका क्या होगा? माँ रोने लग गई। यार माँ के आंसू बहुत बड़े होते हैं यार। मेरी आत्मा रोने लगी उनकी आंसू देख के, सुन के। तो ये भाई भी पूछा, उस 6 में से एक अभ्यर्थी है। एक भी नेता ने, एक भी व्यक्ति ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई कि इन 6 लोगों के राजकार्य के जो मुकदमे दर्ज वापस लिया जाए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? युवाओं के नाम पे राजनीति हम कर सकते हैं, लेकिन युवाओं को जो न्याय मिले उसको आवाज़ को हम भूल जाते हैं।
स्कूल प्रशासन ने आपको दबाव देने की कोशिश की? दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव देने की कोशिश की कि आपको बाद में पेपर मिल जाएगा, कि एक कैंपस में कर लेंगे, हमको कौन करने पेपर देगा, किताबें क्यों मिल गई वहाँ। मतलब प्रशासन का कितनी लापरवाही है कि वहाँ एग्ज़ाम कौन से स्कूल थे? कमला देवी महाविद्यालय था मांडर में, जी। श्रीमती कमला देवी महाविद्यालय। और पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से क्या बात हुई? मुकदमे लगाए तब पुलिस ने बोल क्या धमकियां मिली आप? पुलिस ने ऐसे बोला कि आपको नॉर्मल मामला है, शांति भंग में आपको सुबह छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे। फिर एक मेरे को गिरफ्तार करते समय एक आरपीएस ने ऐसे बोला कि ये सीकर वाले पेपर आउट करवाते हैं, मेरे ऊपर ही आरोप और लगाया उसने। क्या नाम है आरपीएस महोदय का? करणी सिंह। करणी सिंह। करणी सिंह ने ऐसे बोला कि ये सीकर वाले भी पेपर आउट कराते हैं। मैं कोई पेपर आउट कराने वाला था, मैं एक आवाज़ उठाने वाला था, मेरे ऊपर पूरे सीकर जिले के ऊपर आरोप लगा दिया उन्होंने कि ये सीकर वाले पेपर आउट करवाते हैं। ये देखो कितनी विडम्बना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई है और आपका भाई आप न्याय दिलाएगा। हम बेरोजगार हैं सभी यहाँ पे, और हमारी पीड़ा राजस्थान सरकार समझेगी। और साथ ही इतने बेरोजगार हर बार आते हैं, हर बार कोई बात नहीं समझता है हमारी, और हम हर बार सड़कों पे आते हैं। उपेंद्र भाई साहब का सहारा लेते हैं, ना ही कोई सरकार आता है, ना ही कोई राजनेता आता है। राजनेताओं के पास, एमएलए के पास जाते हैं, हमें विश्वास देते हैं, मंत्री जी के पास कॉल करेंगे, लेटर भिजवाएंगे, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। मैं राजस्थान से लेबोरेटरी टेक्नीशियन का स्टूडेंट हूँ। हम चयनित हो चुके, 2 महीने हो चुके, पता है डेंगू का कैसा काम चल रहा है, फिर भी हम बार बार उपेंद्र भाई साहब के शरणों में आते हैं, और हमारा काम बार बार आश्वासन से रोक दिया जाता है। आज बेरोजगार हर जगह से आ रहे हैं, रीट का मामला देख लो, एसआई का देख लो, हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है। कितना सहेगा बेरोजगार? और जो साथ आते हैं तो उनके साथ, बेरोजगारों के साथ राजनेता राजनीति करके चले जाते हैं। और इतना क्या कहेंगे इसके अलावा? कई राजनेताओं ने उपेंद्र यादव पे आरोप भी लगाए, क्या कहेंगे इसकी सच्चाई क्या है? आरोप यही कहेंगे कि मैं इन भाई साहब के 8 महीने से संपर्क में हूँ। आज तक मैंने देखा है, लोग कह रहे हैं ये दलाल है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक हमने इनके साथ आए हैं, जब जहाँ कहे हैं वहाँ ही हमें मिले हैं, और इन्होंने हमें वहाँ मिले हैं। इन्होंने हमारा चयन सूची के अंदर भी बहुत मेहनत की है, और हमारी चयन सूची निकलवाने में बहुत प्रयास किया, और वो सूची हमें मिली है 2 महीने बाद। जो 2 महीने चले गए, हम चयनित हैं, चयनित के बाद में हमें अभी तक भी कुछ मिल नहीं रहा है ज्वाइनिंग के आदेश के लिए। और इसके साथ ही बेरोजगारों का कल ही इन संबंध में इनके अधिकारियों से बात हुई थी। एडिशनल डायरेक्टर वहाँ आज सेक्रेटरी साहब से मिलने गए हैं, वहाँ फाइल है, वैभव गेलारी जी के पास फाइल है, तो उनको पास कराकर रेडियोग्राफर इलेक्ट्रिशियंस की ज्वाइनिंग के आदेश के लिए मुझे जल्द आश्वासन दिया था। तो आशा करता हूँ इस वीक में इनको खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि इनकी सूची जारी नहीं हुई थी। राजस्थान का बेरोजगार कोई भी हो, चाहे परीक्षा की बात हो, चाहे परिणाम की बात हो, चाहे ज्वाइनिंग की बात हो, सब राजनेता चुप जाते हैं। इनके साथ मैं ही खड़ा देता हूँ, और इनको अंतिम मंजिल तक पहुंचाने तक मैं इनके साथ रहता हूं। ये मैं नहीं, खुद ही आप जिन युवाओं से पूछेंगे वो बता देंगे। रीट अभ्यर्थियों को सवाल है कि 130 के करीब मेरिट बताई जा रही है, क्या सच्चाई? आपने भी कई कॉल फोन्स आपके आए होंगे, क्या हकीकत क्या है? देखो, जो पेपर का लेवल था उसके आधार पर काफ़ी लोगों का अच्छा पेपर भी हुआ, लेकिन सवाल यह है कि बत्तीलाल ने पेपर कहाँ तक पूछा है, कि पेपर ज़्यादा जगह पूछ गया तो 130 और 35 मुझे नहीं लगता वो भी सुरक्षित होंगे। तो इसलिए उसकी सीबीआई से जाँच हो, और बत्तीलाल भी अंदर हो, और जो उनके जो संरक्षक है वो भी अंदर हो। तो ये कहना तो उपेंद्र यादव का कि बत्तीलाल की बत्ती कहाँ से चल रही है, ये हम सरकार को कहेंगे कि सरकार इसका पता लगाए। मेरे सहयोगी महेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान शहीद स्मारक, जयपुर।